कभी भी अगर आपको किसी मेकअप आर्टिस्ट का कैलिबर जानना है ना, आप उसको मेकअप हर कोई कर लेता है। एवरीवन डू मेकअप नाउअडेज, एवरीवन। और सब मेकअप आर्टिस्ट है, सब ने मेकअप किया। आप उनका मेकअप करने के 5 घंटे बाद उनका मेकअप देखो एंड देन यू जज देयर मेकअप। 5 घंटे हो गए आपके मेकअप को ना, उसके बाद देखो वो कितना चलता है। आपने काफ़ी सारे इवेंट्स भी जज किए हो, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मोस्ट ऑफ द टाइम अब तो कॉम्पिटिशन्स का ऐसा हो गया है कि लोकल बेस पे बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं, देन फिर अकेडमीज़ पे होते हैं, देन फिर अकेडमीज़ पे होने के बाद इन एंड आउट बहुत सारी पार्शलिटी भी हो जाती है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माइक ऑन विद फरा। तो गर्ल्स आउट हियर, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो हम लड़कियों को मेकअप करने का बड़ा शौक़ होता है, चाहे वो पार्लर में जाके बोलो या घर पे बोलो। पहले 30+ के लोग मेकअप किया करते थे, अब तो थोड़ी सी लड़कियां बड़ी नहीं होती है और मेकअप की दीवानी हो जाती है। तो आज सिर्फ आप लोगों के लिए हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट ज्वाइन हुए हैं जो कि आपको मेकअप के बारे में बताएंगे नहीं, उनकी एकेडमी है, वो आपको मेकअप सिखाएंगे भी। तो हम पूरी डिटेल लेते हैं सना मैम से। अस्सलाम वालेकुम सना मैम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं हमारे चैनल पे, आप आए अपना कीमती वक्त निकाल के। थैंक यू सो मच। आज का जो पॉडकास्ट होगा ना, वो इस रिलेटेड होगा कि आप हमें बेसिक नॉलेज दोगे, क्योंकि कैसा है ना, आजकल की जनरेशन को मेकअप करने का शौक़ तो है लेकिन प्रॉपर स्टेप नहीं पता है। हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले हम आपके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानना चाहते हैं। मैं 7 ईयर्स से मेकअप कर रही हूँ। वैसे तो मैं मेकअप काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, बिकॉज मेरा ये पर्सनल चॉइस था। मुझे बहुत शौक़ है मेकअप करने का, एज़ यूजुअल सारी लड़कियों को होता है, बट मैं जब 6th-7th में थी तब से ही मैं अपना मेकअप करती थी एंड वो ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ती गई। देन आफ्टर मैं आप लोगों को बता दूँ, मेकअप मैंने सीखा अपनी मैरिज से पहले है, कॉलेज टाइम में, बट मैंने एज अ करियर इसको परसीव किया आफ्टर मैरिज विद हेल्प ऑफ माय हस्बैंड, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट से आज मैंने अपना अकेडमी ओपन किया है एंड मैंने सीखा। मैं अभी भी सीख रही हूँ। मेरे हिसाब से मेकअप के ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। आज इंडियन मेकअप इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, तो उस हिसाब से आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है। सो मेरा बेसिकली इंडियन मेकअप पे मैं अभी तक स्टिक नहीं हूँ। मैं आगे जैसे जैसे नया आता है मैं सीखती रहती हूँ। जैसे रिसेंटली मैंने ब्राज़ीलियन मेकअप सीखा है, मैंने ब्राज़ीलियन आर्टिस्ट से मास्टर क्लासेस ली हुई है, उससे पहले भी मैंने इंटरनेशनल क्लासेस ली हुई है। एंड मेरा एक्चुअल में लुक ऐसा है मेकअप इंडस्ट्री में वर्क करने का कि मुझे ट्रेंड्स एंड फैशन के साथ चलना है। ऑल्दो हम मोमेडियंस है, हमारी लिमिटेशंस है, बट उसके साथ रहते हुए अच्छा और फ्लॉलेस मेकअप करना, सिखाना और एक वेल ट्रेंड बच्चों को अपने यहाँ से, अपने एकेडमी से निकालना, यही मेरा मोटो है। मैंने इसके लिए बहुत सारी पार्टिसिपेशंस की है, अवार्ड्स फंक्शन में पार्टिसिपेट्स की है, मेकअप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट्स की है एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी विन किए हैं एंड इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा और अभी भी ये चीज़ चल रही है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 ईयर्स में मैं दुबई और कनाडा जाके भी क्लास लेने का प्लान कर रही हूँ। दैट्स अ बिग अचीवमेंट। या बिकॉज कैसे, अगर आप यहीं पे करते रहोगे तो आपके अंदर वो इंटरनेशनल लेवल नहीं आएगा। एंड आई हैव सीन यू, जब मैं आपके एकेडमी में आई थी तो आपके जो सर्टिफिकेट्स टंगे थे वो माशाल्लाह, मतलब वो उससे ही पता चलता है दैट यू आर डूइंग इट ऑन अ प्रोफेशनल वे। कि मतलब एक हम ऐसे मेकअप के लिए इतनी जगह पे गाइस जाते हैं एंड वी हैव नो आइडिया कि उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, क्या है, बस हम अपने पैसे वेस्ट करके आते हैं। आई मस्ट टेल यू कि आप जब जा रहे हो किसी के पास अपनी स्किन लेके, योर स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, राइट? डोंट प्ले विथ योर स्किन। हम जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले के पास कितना एक्सपीरियंस है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी की जनरेशन के जो लड़कियां हैं, आप जैसे कि क्लासेस भी लेते हो, राइट? तो उन बच्चियों के ही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमारी स्किन के लिए कौन से मेकअप ज़रूरी होते हैं, क्योंकि देखो ऑयली स्किन होती है वो एक अलग मेकअप मांगती है, राइट? ड्राई स्किन है तो अलग होती है, किसी किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो आप ऐसी बच्चियों को क्या गाइड करना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप
मेकअप करना चाहते हो ऑन अ डेली बेसिस, तो आपको उसका नॉलेज रखना पड़ेगा। आप कुछ भी मार्केट से ख़रीद के अपने स्किन के साथ नहीं ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छा बेस क्रिएट करना है, अच्छा मेकअप करना है, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना है, इसके बहुत सारे वेज़ हैं। आपको उसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज मैं इस तरीके से बोलूँगी, आपको आपकी स्किन को समझना है। अगर कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, ड्राई है। देखिए मोस्टली ब्रांड्स प्रोडक्ट्स जो है वो स्किन के अकॉर्डिंग नहीं बनाते, वो ऑल स्किन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। बट वेदर और हमारी स्किन ये कैसे उस प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करती है वो मैटर करता है। तो जो लड़कियां हैं वो थोड़ा सा अपने स्किन को समझे और थोड़ी सी रिसर्च करिए प्रोडक्ट्स के ऊपर कि मतलब, और इसका सबसे इजी वे वही है कि आपको यूज़ करके देखना है। ट्राई, टेस्ट एंड ट्राई, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप मॉल में जाते हो, परचेस करने जाते हो, वहाँ पे ट्रायल्स आपको इजीली मिल जाते हैं। आप कुछ प्रोडक्ट्स के ट्रायल ले सकते हो, उसके बाद इमीडिएटली आधे घंटे में आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, एंड फिर आप बाय कर सकते हो। ये टेस्टिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा आई थिंक बेनिफिट वाली चीज़ है गर्ल्स के लिए, कि वो उस तरीके से प्रोडक्ट्स अपने परचेस कर सकते हैं। या फिर उतना प्रोडक्ट को रिसर्च करो, हमारा स्किन ऐसा ऐसा है, हमको ये प्रोडक्ट यूज़ करना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कैसे वर्क करते हैं, एंड देन यू बाय एंड यूज़। बट अगर आप नहीं इतना इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर आप मॉल्स में या किसी शॉपिंग सेंटर में जाके ट्रायल्स ले सकते हो। ट्रायल्स वाला ऑप्शन बेस्ट होता है। तो हाउ टू अंडरस्टैंड योर स्किन, मतलब हमें कितनी बार ऐसा होता है ना कि मतलब अभी जो न्यू जनरेशन है, मैं तो बोलती हूँ कि जो बड़े भी हैं ना, कितनी बार ऐसा होता है हमें अपनी स्किन पता ही नहीं होती है, ऑयली है, ड्राई है, तो वो कैसे समझना होता उस देखिए स्किन को एनालाइज करने के 2-3 अलग अलग तरीके हैं। इसमें सबसे इजी ये है कि जब आप रात में सो के सुबह उठते हो, उठने के बाद आपको आपका स्किन कैसे फील होता है। अगर आपका सिर्फ टी जोन ऑयली है, टी जोन मीन्स आपका फोरहेड, नोज़ एंड चिक का एरिया, ये आपका टी जोन हो गया। तो अगर आपका ये टी जोन ऑयली है, नोज़, फोरहेड एंड चिन, सो इट मीन्स आपकी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ फेस ड्राई है बट इतना फेस आपका ऑयली है, तो मतलब आपका जो स्किन टाइप है वो कॉम्बिनेशन में आ गया। अगर बहुत ड्राई फील होता है सुबह उठने के बाद, इट मीन्स इज ड्राई स्किन और बहुत एक्सेसिव पूरे फेस पे ऑयल है, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं है कहीं नहीं, एवरीवेयर इज़ ऑयली, कंप्लीट फेस अगर आपका ऑयली तो आपकी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है। इसी तरीके से आपको चल रहा है। और इसमें एक चीज़ ये भी मैटर करती है, वेदर। अगर वेदर के अकॉर्डिंग आपकी स्किन चेंज होती है तो आपको उसको एनालाइज करना है। तो स्किन एनालाइजिंग ये नॉर्मल पर्सन के लिए भी ज़रूरी है और एक प्रोफेशनल के लिए तो ज़रूरी है ही है। बिना एनालाइजिंग के आप कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपका स्किन किस टाइप का है या कैसा है, क्योंकि हर स्किन चेंज होती है वेदर के अकॉर्डिंग। एंड जो जिनका भी स्किन है वो बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर स्किन हमेशा चेंज होता रहता है। तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे, मतलब स्किन चेंज हो रहा है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? आप स्किन को सबसे पहले एनालाइज करो। आपको ड्राई लगता है तो आप ऑयली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो, आपको ऑयली लगता है तो आप लोग वाटर कंटेंट जिसमें ज़्यादा हो ऐसे वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो। और अगर आपको ओके लगता है नॉर्मल, तो आप किसी भी ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इतना ईजी भी इसका एक वे है। कहा जाता है मॉइस्चराइज़र जो है वो स्किन के लिए ज़रूरी है, तो अब इसके बारे में क्या करना है? मतलब कितने लोग मॉइस्चराइज़र यूज़ ही नहीं करते, या ये बहुत बड़ा मिथ है। सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं, उन लोगों को रहता है डायरेक्ट मेकअप लगा लो। तो आप ये मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन के लिए क्या बोलना चाहोगे? अगर आप सन एक्सपोजर में ज़्यादा जाते हो, आपका कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल की यूजेस ज़्यादा है और आप एक्सट्रीम लाइट्स में रहते हो, तो आपके लिए सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन रेज जितना डैमेज स्किन को करती है उतनी कोई चीज़ नहीं करती। और सन रेज के बाद यही सारे काम अपने टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप्स और लाइट्स ये भी करती है। तो इन सारी हार्मफुल लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना PA+++ लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आपका PA 50+++ रहेगा, 3 टाइम प्लस, 4 टाइम प्लस, अब तो 5 टाइम प्लस भी मिलता है मार्केट में, तो आप ले सकते हो। जितना ज़्यादा प्लस होगा उतना ज़्यादा टाइम तक आपके स्किन को वो प्रोटेक्ट करेगा। यूजुअली तो हमें 3 से 4 बार पूरे दिन में सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बट अगर आपका 50 PA 3 टाइम्स 4 टाइम प्लस है तो आप उसको 2 से 3 बार भी लगा सकते हैं। और सनस्क्रीन लगाने में लड़कियां सबसे बड़ी गलती ये करती है, लड़के हो चाहे लड़कियां हो,
अगर बाहर जाना है तो 5 मिनट पहले ये लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, जो कि बहुत रॉन्ग है। कभी भी सनस्क्रीन लगा के इमिजिएटली बाहर नहीं जाना है। आपको बाहर जाना है, आपको पता है आपको बाहर जाना है, सन के कांटेक्ट में आना है, आपने एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स पहले उसको अप्लाई कर लेना है, अच्छे से वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद आप बाहर जाओ। हाँ, अदरवाइज़ वो आपकी स्किन को डैमेज करेगा, स्किन ब्लैक करेगा, क्योंकि आपने कुछ प्रोडक्ट लगाया है, आप उसी वक्त आप सन में चले गए तो उस सन रेज की वजह से आपकी स्किन बर्न हो जाएगी। तो ये भी एक चीज़ है कि आप हमेशा 20 to 30 मिनट्स पहले अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर लो एंड देन फिर आप जाओ। एंड मॉइस्चराइज़र तो मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइज रखोगे तो वो कम डैमेज होगी। उसकी जो सुपरफिशियल लेयर है वो हमेशा उसके बैरियर मेंटेन रहेंगे, सुपरफिशियल लेयर भी आपका अच्छा रहेगा, इतना आपको एक्ने, पोर्स, इसका प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। लेकिन मॉइस्चराइज़र भी आपको आपके स्किन और स्किन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ही लगाना है। आप ऑयली स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकते, आप ड्राई स्किन पे बहुत ज़्यादा वाटर बेस्ड लगाओगे तो वर्क नहीं करेगा। तो पहली चीज़ वही है कि आप स्किन को एनालाइज करो, उसके अकॉर्डिंग तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो सुना जाता है जो फाउंडेशन होता है वो ज़्यादा यूज़ करने से स्किन खराब होती है, क्या ये बात सच है? नहीं, ये टोटली मिथ है। अगर ऐसे होता तो जो इतनी सारी एक्ट्रेसेस है जो सालों से वर्क कर रही है वो बिना मेकअप के वर्क नहीं करते, और उनकी वर्किंग शिफ्ट जो है वो 12 आवर्स की होती है, 20 आवर्स की होती है। हाँ, तो अगर ऐसा होता तो उनकी स्किन तो मोस्ट डैमेज स्किन हो जानी चाहिए थी अभी तक, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो गए आजकल, और बहुत सारे स्किन केयर प्रॉपर्टीज़ के साथ भी फाउंडेशंस आते हैं। अब इनोवेशन है सारी ये चीज़ें, और जब ये सब नहीं भी था तब भी फाउंडेशन से स्किन ख़राब नहीं होती है। आपका मैटर करता है कि आप उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो एंड रिमूव कैसे कर रहे हो। मेकअप को रिमूव करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से मेकअप को रिमूव करते हो, अपनी स्किन को क्लियर करके, नाइट रूटीन करके उसको क्लीन रखते हो, तो आपको कोई भी डैमेजेस नहीं होने वाले फाउंडेशंस के। What is the right way to remove your makeup? There is lots of thing in a market for makeup removing, but there are balms, micellar waters, serums also are there. बहुत सारी चीज़ें हैं आज मार्केट में जिससे आप अपनी चीज़ें मेकअप को रिमूव कर सकते हो कम्प्लीटली। अगर बाम है तो थोड़ा सा बाम लेना है, कम्प्लीटली फेस पे उसको मसाज जो करना है। नॉर्मल हम बाम लगाते हैं। नो 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 नो, नॉट दैट बाम, इट्स मेकअप रिमूविंग बाम। ओके। हाँ, जैसे वैसलीन होता है और पेट्रोलियम जेली टाइप्स, तो उसका टेक्सचर भी वैसा ही कुछ होता है। आप उसको लेंगे थोड़ा सा एंड अपने हैंड्स पे अच्छे से इमल्सीफाई करके देन फेस पे मसाज करेंगे। आपका जितना भी काजल है, मस्कारा है, वाटरप्रूफ जितना मेकअप आपने अप्लाई किया, सारा मेकअप वो मेल्ट करके रिमूव कर देगा। देन उसको आपको अच्छे से रिमूव करना है। आप उसको वेट वाइप से रिमूव कर सकते हो। देन इसके अलावा एक और ऑप्शन है मिसेलर वाटर का। आप मिसेलर वाटर को कॉटन पैड पे लेके रिमूव कर सकते हो मेकअप। देन आप क्लेंजिंग वाइप्स भी है, मेकअप रिमूविंग वाइप्स आते हैं, वेट वाइप्स, उससे भी आप मेकअप रिमूव कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं पहले क्लेंजिंग बाम या क्लेंजर का इस्तेमाल करती हूँ, अच्छे से अपने फेस को मसाज करती हूँ जिससे मेरा जितना भी वाटरप्रूफ मेकअप है वो मेल्ट डाउन हो जाता है। देन उसको मैं वेट वाइप से क्लीन करती हूँ। देन उसके बाद मैं अपना फेस वॉश यूज़ करती हूँ। एंड उसके बाद भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रेसिड्यूज बच गए हैं, मेरे पोर्स क्लीन नहीं है, देन मैं अपना फेस वॉश और ट्वाइस यूज़ कर लेती हूँ एंड इट्स गुड फाइन। इसके बाद में मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है एंड जो भी आपका नाइट रूटीन है आप फॉलो कर सकते हो। तो इससे आपके मेकअप से आपका स्किन बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, बट ये करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस या मैं तो वीक में 5 to 6 डेज़ मेकअप करती ही करती हूँ। तो अगर डैमेजेस होते तो मेरे सबसे ज़्यादा होते फिर, तो ऐसा तो नहीं है। राइट एज जो होती है मेकअप की वो क्या होती है? अगर आपका बच्चियाँ भी मेकअप यूज़ कर रहे हैं। सी इट्स नॉट अबाउट एज, आप आपके ऊपर है। जैसे कि स्कूल के बच्चे भी हमारे पास आते हैं, उनके एनुअल फंक्शंस होते हैं, कभी वो लोग कुछ प्रोग्राम्स के लिए आते हैं, हमको उनको भी मेकअप करना पड़ता है। जैसे कि आप समझिए स्कूल में अगर कोई कॉम्पिटिशन्स है, ड्रामाज है, तो हम उसमें भी बच्चों के मेकअप्स करते हैं। तो हमारे पास 4 साल का बच्चा भी मेकअप के लिए आता है बिकॉज, लेकिन वो कैसे है, वो ओकेजनली है,
उनको नीड है, उनका प्रोग्राम है, तो हमें करना है। मेकअप के लिए कोई एज क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। नहीं मतलब कैसे वो कभी कभार कर लिए हम्म, तो चलो कोई फंक्शन है, पर हाँ। लड़कियां आजकल कैसी हो गई, बहुत कम एज में ना डेली बाहर निकल रही है और मेकअप यूज कर रही है, ये तो देखिए, एज ये सबकी ओन चॉइस है, डिपेंड ऑन योर सेल्फ। तो वो स्किन हार्म भी तो करता है ना? नो, नहीं। नहीं। सी मेकअप ऐसा है, अगेन वही चीज़, मेकअप लगाना जैसा है ज़रूरी, वैसा उतारना भी ज़रूरी है। रिमूविंग जितना आपका अच्छा हो, क्लेंजिंग जितनी आपकी अच्छी हो, मेकअप आपको हार्म नहीं करेगा। और वैसे भी मुझे ऐसे लगता है एक सर्टेन एज के बाद, स्पेशली जब आप टीनेज में आते हो, तो वो एक हमारा ग्रोइंग पीरियड होता है। और स्पेशली फॉर द गर्ल्स पिंपल्स आने लगते हैं, फेशियल हेयर दिखने लगते हैं, ऐसे लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोन चेंजेस होते हैं। तो उस टाइम पे ना गर्ल्स बहुत क्यूरियस हो जाती, मेरे चिक्स अच्छे नहीं दिख रहे, पिंपल्स अच्छा नहीं दिख रहा, तो वो लोग ज़्यादा कंसीलिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ये नॉर्मल है, ये वो कहते हैं ना फीमेल टेंडेंसी है। और मुझे ऐसा लगता है ये होना भी चाहिए, उनको शुरुआत से ही पता होना कि उनको किस तरीके से ग्रूम होना है, तो वो अपनी एक टिपिकल एज तक आने तक ना, जैसे 20-25 तक वो बहुत अच्छे से मेच्योर हो जाते उस चीज़ के लिए। उनको कभी पूछना नहीं पड़ेगा मैं कौन सा फाउंडेशन लगाऊं, बिकॉज उन्होंने इतना कुछ यूज़ किया है, इतना एक्सपीरियंस है उनको, कि वो लोग हमेशा रेडी रहेंगे। वो अपना मेकअप, जो लड़की अपना मेकअप 1 घंटा लगा के करती है, जो बच्चे पहले से करते हैं अपने टीनेज से, थोड़ा थोड़ा क्यों ना करते हो, वो इस एज तक आने तक वो लोग आधे घंटा 20 मिनट्स में अपना मेकअप कंप्लीट कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं मेकअप मतलब आप 25-30 प्रोडक्ट्स अप्लाई करो, मिनिमल मेकअप भी होता है। आप टीनेजर लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी आप मिनिमल मेकअप यूज़ करो, हाई एंड यूज़ करो, मिनिमल यूज़ करो, क्वांटिटी भी, उसमें भी क्वांटिटी कम यूज़ करो। जैसे कि ज़्यादा बेस नहीं करना है, बट आपने ब्लश, काजल, हाइलाइटर ये चीज़ें यूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कितना प्रेजेंटेबल लगना चाहते हो, क्योंकि आज इतना सोशल मीडिया बढ़ गया है, सबको सारी चीज़ें पता है, सबको प्रेजेंटेबल लगना है, किसी को भी किसी के आगे डम नहीं दिखना है। तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए यूजुअली टीनेजर्स मेकअप करते हैं। एंड आई थिंक इट्स गुड, करना चाहिए, कोई इसमें वो नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस जो चीज़ दे रही है, एक अच्छी अपीयरेंस अगर आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, तो आपको वो चीज़ करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पर्सनल बताऊँ, मैं अपनी किसी भी क्लासेस में, किसी भी वीडियोज़ में, नॉर्मल स्टोरीज़ में भी बिना मेकअप के मैं अपीयर नहीं होती हूँ। वो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ऐसे बेयर फेस चले जाते हैं, मैं नहीं जाती। मेरा एक प्रॉपर अटायर है, मेरा एक प्रॉपर वे है ड्रेस्ड अप होने का, मेकअप करने का, मैं वैसे ही जाती हूँ। बहुत रेयर लोग होंगे जिन्होंने मुझे बिना मेकअप के देखा होगा, स्पेशली घर वाले ही होंगे। तो मेरी थिंकिंग वैसी है कि मैं चाहती हूँ अगर मेरी अपीयरेंस से ही लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें कि हाँ ये मेकअप आर्टिस्ट है एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल। मैं चाहती हूँ मेरा क्लाइंट जो मेरा क्लाइंट बनना चाहता हो, वो मेरी पर्सनालिटी देख के ही वो खुश हो जाए कि हाँ ये तो खुद ही इतना अच्छा करी है तो मेरा भी अच्छा करेगी। ये एक कहते हैं ना सेकेंडरी माइंड में हमेशा थॉट होता है क्लाइंट के, कि अगर ये खुद अच्छी नहीं है तो ये क्या हमारा अच्छा करेगी। या फिर ये भी होता है कि जो अगर कोई अच्छा है तो यार ये तो खुद इतनी प्रिटी है, हमारा भी अच्छा ही करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैटर लोगों को नहीं लगता कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, नहीं मैटर करता, पर ये बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें हर किसी के माइंड में होती है। आपने काफ़ी सारे इवेंट्स भी जज किए हो, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इवेंट्स तो मैंने बहुत सारे जज किए, स्पेशली द मेकअप कॉम्पिटिशन्स। एंड अच्छा है लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करना भी चाहिए, इससे एक्सपीरियंस बढ़ता है। बट मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि बच्चे सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना 100% नहीं देते। हाँ, जैसे कि मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एक जगह मैंने पार्टिसिपेट को जज किया था, शी इज़ अ मेकअप कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेटर, एंड उसका सब कुछ अच्छा था। शी हैज़ गुड मॉडल अच्छी थी, उसकी हाइट अच्छी थी, आउटफिट वॉज वेरी नाइस एंड मेकअप ऑल्सो गुड। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं उस मॉडल को बहुत ज़्यादा पिम्पल्स हो गए थे फेस पे, एंड इस वजह से दूसरे कंटेस्टेंट्स का मेकअप अच्छा ना होते हुए भी अच्छा लग रहा था। बिकॉज अगर आपके फेस पे पिंपल्स है या कुछ गड्ढे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो उभरी हुई है, तो उस पर मेकअप हमेशा एक्स्ट्रा लगता है, वो अपीयरेंस उसका अच्छा नहीं आता। एंड जब हमने मार्क्स दिए तो मैंने उसको पूछा कि आपने क्यों ऐसी मॉडल चूज़ की जिसको पिंपल्स आए हुए। तो शी वाज लाइक मैम अच्छी मॉडल है, सब कुछ अच्छा करती है, एंड उसको अचानक से पिंपल आ गया। आई वाज लाइक, मैंने उनको बोला
देखिए, आप अगर किसी चीज़ में compete कर रहे हो ना, तो अपना 100% दो। मॉडल को पिंपल एक दिन में नहीं आया होगा, आपको कल ही पता चल गया होगा कि उनको पिंपल्स है, प्रॉब्लम हो रही, आप उसको मना कर देते, आप दूसरी मॉडल ले आते। क्योंकि यहाँ पे जज ये नहीं देखेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स थी, वो तो अपीयरेंस देखेगा कि जो अब दिख रहा है सामने वो। तो मैंने तो उनको नहीं मार्क्स दिए थे, बट बाकी जजेस भी थे वहाँ, उन्होंने दिए होंगे। तो ये ऐसे इश्यूज होते। तो मेरा ये मानना है, अगर किसी चीज़ में compete कर रहे हो ना, अपना 1000% दो। ऐसा करने की कोशिश करो जो बाकी स्टूडेंट्स ना करें। बिकॉज मैंने यही चीज़ को फॉलो किया है। मैं अपना सिंगल शूट भी अपने स्टूडियो में करवाती हूँ। मैं इतनी एंटिक थीम्स सोचती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो किसी के पास ना हो, किसी के पेज पे ना हो, मेरे पेज पे ऐसे मेकअप्स दिखाई दे। मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है अपनी चीज़ को देखना। क्योंकि देखो, जो बाकी कर रहे हैं वही करोगे तो आउटस्टैंड नहीं करोगे। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। आप जब तक कुछ डिफरेंट नहीं करते हो, आप लोगों की नज़र में नहीं आते हो। हाँ, तो मैं इसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। सोशल मीडिया मतलब कि आप जब तक डिफरेंट नहीं करोगे आपका पेज ग्रो होगा ही नहीं। या एग्जैक्टली। क्योंकि लोग है ना यूज टू हो जाते हैं एक ही चीज़ देख देख अभी देखो, अगर तुम एवरीडे आप ब्राइडल मेकअप पोस्ट करोगे, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं लाओगे, उसमें ट्रेंड्स नहीं ऐड करोगे, उसमें जो जो बड़े बड़े आर्टिस्ट कर रहे हैं, अगर उनसे थोड़ा सा इंस्पायर होके अगर तुम कुछ अपनी क्रिएटिविटी ऐड करोगे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी निकल के आती है। बट यहाँ पे लोगों को इंस्पिरेशन एंड कॉपी, इसमें फ़र्क ही नहीं पता है। यही मेन मसला तो यही है। इंस्पायर जब बंदा होता है तो उसमें वो अपना पर्सनल टच देता है, तो वो क्रिएटिविटी निकल के आती है। यहाँ पे लोग सिर्फ कॉपी करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा, दे आर जस्ट कॉपिंग। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी क्रिएटिविटी, कौन सा ट्रेंड, बस कर लिया हो गया। बट ऐसे नहीं होता है। जब तक आप समझोगे नहीं कि आप आर्टिस्ट हो, और आर्टिस्ट का काम होता है आर्ट को क्रिएट करना, नॉट अ कॉपी। तो आप अपना आर्ट क्रिएट करो, कॉपी मत करो। ये एक चीज़ होती है इसमें कि आपको क्रिएटिविटी आनी चाहिए, तो आप इजीली कॉम्पिटिशन्स जीत जाओगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अब तो कॉम्पिटिशन्स का ऐसा हो गया है कि लोकल बेस पे बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं, देन फिर अकेडमीज़ पे होते हैं, देन फिर अकेडमीज़ पे होने के बाद इन एंड आउट बहुत सारी पार्शलिटी भी हो जाती है। अगर कोई ऑर्गेनाइज़र है, उसका कोई स्पॉन्सर है, या उसका कोई लव्ड वन है, रिलेटिव है, तो हो जाती है चीज़, करते हैं लोग ये सब। बट देयर इज़ पर्सन जो ये होते भी है, ये चीज़ें होती भी है, क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया में सारी चीज़ें होगी, ये चीज़ें भी होती है। वो सिर्फ स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन जो स्टूडेंट मौजूद होते हैं ना, और वो अपने आंखों से देख रहे हो ये मेकअप कैसा, वो मेकअप कैसा, अरे ये कैसे जीत गई, इसका तो मेकअप फटा हुआ था, ये क्यों जीत गई, तब समझ में आता है कि ये क्यों जीती है ना। अंदाजे सभी लगाते हैं, बस बोलता कोई नहीं है, होता ही है। आपने अब तक कितने इवेंट्स अटेंड किया? मैं पर्सनल बेस पे या फिर जजिंग बेस पे? जजमेंट पे 6-7 हो गए मेरे अभी तक। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सब ऐसा था या ना सब नहीं, सब नहीं, सब ऐसा नहीं था। देयर इज़ सम पीपल जो चाहते हैं कि उनका कंपटीशन फेयर हो। हाँ, और मैं ये चीज़ हर किसी को बोलना चाहूँगी, जब भी आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, अगर वहाँ पे ऑडियंस है, ऑडियंस सब देखती है, ऑडियंस को सब समझता है, और वो सब कुछ रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा जीत रहा है ना जिसका मेकअप दूसरे बंदे के आगे एकदम ज़ीरो है, तो वो लोग समझ जाते हैं इसको क्यों जिताया गया है। क्योंकि ऑब्वियसली आज नॉर्मल से नॉर्मल बंदे को भी अच्छा और बुरे का फ़र्क समझता है। तो अगर पार्शलिटी हो रही तो सबको पता चल जाती है ये फेयर है या नहीं, हर किसी को पता होता है। बस ये है कि लोग बोलते नहीं है, पता सबको होता है। हाँ, नॉर्मल सी बात है, सबको पता होता है। तो ये जो इवेंट्स होते हैं ये कितने यूज़फुल होते हैं एज एन ऑडियंस? अगर मैं जा रही हूँ तो इवेंट्स कितना यूज़फुल है? ये डिपेंड करता है कि आप किसके इवेंट में जा रहे हो। सी, अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल आर्टिस्ट के स्टेज शो में जाते हो, इवेंट में जाते हो, तो वो बंदा ना आपको सिर्फ मेकअप करके नहीं बताएगा, वो आपको एक्सप्लेन करेगा। ईच एंड एवरी स्टेप वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि देखो मैं ये लगा रही हूँ, इससे ये होता है, ये ऐसा है, इसको लगा सकते हैं, इसको नहीं लगा सकते हैं, एंड इसके सब्स्टिट्यूट्स ये है। आप इकोनॉमी बजट में ये प्रोडक्ट ले लो, आप हाई एंड बजट में ये प्रोडक्ट ले लो, इसको ऐसे अप्लाई करो। बहुत सारी चीज़ें, प्रोज एंड कॉन्स वो बताते हैं। वो नॉलेज कंटिन्यूसली पूरे इवेंट में वो आपको नॉलेज देता रहेगा।
अगर आपको ये चीज़ वहाँ से मिल रही है, आप अगर भर भर के नॉलेज लेके आ रहे हो किसी एक इवेंट में, एक वन डे के इवेंट से अगर आप इतना नॉलेज ला रहे हो, इट मीन्स आपका जाना वर्थ है। और अगर आप जाके सिर्फ बैठ के देख के आ रहे हो कि बस वो बंदा कर रहा है, मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, वो बंदा बोल ही नहीं रहा है कि वो क्यों कर रहा है, कोई तीसरा बंदा आ रहा है माइक लेके हाथ में और वो बता रहा है, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल वे। ये ऐसा नहीं है। अभी मैंने प्रोफेशनल लेवल के एंड इंटरनेशनल लेवल के मास्टर क्लासेस अटेंड किए हैं, सो आई नो ब्राज़ीलियन आर्टिस्ट अपने हाथों से अपना वैनिटी खोलते हैं, अपना प्रोडक्ट उठाते हैं, अपनी मॉडल को लगाते हैं एंड देन वो वापस उसको रखते हैं। उनका कोई असिस्टेंट नहीं होता, कोई पीछे खड़ा नहीं होता मेकअप देने के लिए, कोई ब्राइड को उनकी मॉडल को हवा करने के लिए खड़ा नहीं होता है, पूरे स्टेज पे कोई कचरा पट्टी नहीं होती, 50 पब्लिक नहीं होती है, दे वर जस्ट अलोन विद देयर मॉडल। ये होता है प्रोफेशनल वे कि जब आप स्टेज पे आओ तो कोई और बंदा यहाँ वहाँ ना देखे, आपको देखे, आपके काम को देखे और आपकी मॉडल को देखे और सीखे। आज 90% ये चीज़ नहीं होती है, मतलब लोकल बेस पे जो चल रहा है नहीं होती है। बस मस्त में चल रही है क्लास, वो लगाने वाली लगा रही है, आर्टिस्ट क्या लगा रही है एक्सप्लेन नहीं कर रही है, आर्टिस्ट को बोलने नहीं आ रहा है, आर्टिस्ट को पता नहीं है हाउ टू टॉक प्रोफेशनली, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, इन हिंदी, इन मराठी, जो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस है एटलीस्ट उसको कुछ वर्ड्स यूज़ करना चाहिए। क्योंकि देखो जब तक हम ऑडियंस को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करते वो नहीं होगी। अगर मेरे ऑडियंस में कोई महाराष्ट्रन बैठा है, उसको ज़्यादा हिंदी नहीं आता, हमारा काम है कि हम उसको मराठी में कुछ समझाए, कुछ बोले, उसको भी अपनाइयत लगे ना। आर्टिस्ट बोलते ही नहीं, आर्टिस्ट एक्सप्लेन ही नहीं करते कि वो कर क्या रहे हैं, तो हाउ कैन ऑडियंस कनेक्ट विद देम? ऑडियंस कैसे कनेक्ट करेगी? ऑडियंस भी जाती है, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, देखते आ जाते, सीखा क्या? कुछ भी नहीं। अगर आप नॉलेज कहीं से ला रहे हो, इट मीन्स आपकी जो क्लास थी वो वर्थ इट थी। अगर आप कुछ नहीं लेके आ रहे हो, सिर्फ बैठ के टाइम पास करके आ रहे हो, फोटोज़ लेके, डांस देख के आ रहे हो, स्पेशली अगर आप डांसेस देख के आ रहे हो और सीखा कुछ भी नहीं है, तो इट्स टोटली फ्लॉप। आपका पैसा भी बर्बाद है और वो आर्टिस्ट ने जो दिन भर खड़े होकर मेहनत की है वो भी बर्बाद है। जब आपका ऑडियंस सीख के ही नहीं जा रहा है, उसको नॉलेज ही नहीं मिल रहा है, तो आपका क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करके? और अगर सीख के जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा। या वो जरूरी एग्जैक्टली। अगर आपका कॉन्वर्सेशन अच्छा है, आपकी टीचिंग अच्छी है, आप अच्छे एजुकेटर हो, तो आपके पास स्टूडेंट्स पलट के आएंगे। आप उनको नॉलेज दो। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज नहीं देना है, सीक्रेट्स नहीं बताने। चलो सीक्रेट्स मत बताओ, नॉर्मल नॉलेज दे दो यार, बेसिक नॉलेज नहीं देना है। अगर हम बेसिक नॉलेज देंगे पूरा, तो फिर हम क्लास में क्या सिखाएंगे? क्योंकि हमको आता ही उतना है। अगर हम फ्री वाला जो हमको आता है अगर हम वो फ्री में दे देंगे तो फिर हम सिखाएंगे क्या? क्योंकि हमने तो एक ही क्लास की है, हमको एक ही आर्टिस्ट से हमने सीखा है, हमको उतना ही आता है, हमको अलग अलग मेकअप नहीं आते हैं, हम क्या सिखाएंगे? वो ऐसा बोलेंगे नहीं, बट आई एम प्रेडिक्टिंग कि उनके माइंड में क्या चलता होगा। तो अगर देखो आपके पास बहुत नॉलेज है ना, तभी आप उसको बांट सकते हो। अगर आपके पास खुद लिमिटेड चीज़ें हैं तो आप उसको कैसे बांटोगे? अगर उसको भी बांट दिया तो फिर क्लास में पैसा लेके क्या बांटोगे? ये प्रॉब्लम है। सीखते नहीं है, एक्सपीरियंस लेते नहीं है, तुरंत इनको स्टेजेस चाहिए, प्रोग्राम्स चाहिए, स्टेज पे जाना है, मॉडल रेडी करना। भैया सीखो तो सही, थोड़ा अपना कैलिबर बढ़ाओ, अपनी एजुकेशन बढ़ाओ। एटलीस्ट कुछ नहीं तो मैं बोलूँगी, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं रेकमेंड करती हूँ, कोर्स होने के बाद 1 साल तक प्रैक्टिस फेज पे रहो, प्रैक्टिस करो, साइडर क्लाइंट्स लो, एवरीडे प्रैक्टिस करो। 1 साल आप अपना प्रैक्टिस में लगाओ, नेक्स्ट ईयर आप ब्राइडल कर सकते हो, वो भी अच्छा। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। या और मेकअप में तो सिर्फ प्रैक्टिस है। देखो आप कुछ भी कर लो मेकअप, कितने भी बड़े आर्टिस्ट के पास जाके सीखो, अगर उसका सिखाया हुआ आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना तो आपको कुछ नहीं आने वाला। ये फैक्ट है। हाँ, आई वॉज टेलिंग यू, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इन ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने 4-5 महीना पहले अपना कोर्स का सर्टिफिकेशन लिया है एंड नाउ दे आर डूइंग स्टेज, नाउ दे आर डूइंग क्लासेस। अरे भाई तुमने खुद 4-5 महीना पहले सर्टिफिकेशन लिया है बेसिक टू एडवांस का,
यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इंटरनेशनल मेकअप कि मैं कुछ इंटरनेशनल टेक्निक्स भी सीखूँ. जस्ट फॉरन से क्लास स्टार्ट किया और बच्चे लेके आए, स्टेज लिया, हो गया. मैंने अपने करियर में मैंने 4 साल प्रैक्टिस की है. सिर्फ मेरा प्रैक्टिस फेस 4 साल का रखा था मैंने. 4 साल प्रैक्टिस करने के बाद मैंने अपनी पहली बेसिक टू एडवांस की क्लासेस लिए. वाई? बिकॉज मेरा सोच ऐसे है कि मेरा स्टूडेंट अगर मेरे को कुछ भी क्वेश्चन करे ना, तो मेरे पास पूरा आंसर होना चाहिए, और उसके लिए मेरे पास नॉलेज होना चाहिए. और नॉलेज आपको सीखने से आता है और प्रैक्टिस से आता है. ये दोनों चीज़ें करने के लिए टाइम लगता है, जो हमने दिया, लेकिन आजकल बच्चे नहीं दे रहे. कभी भी अगर आपको किसी मेकअप आर्टिस्ट का कैलिबर जानना है ना, आप उसको, मेकअप हर कोई कर लेता है. एवरीवन डू मेकअप नाउअडेज, एवरीवन. और सब मेकअप आर्टिस्ट है, सब ने मेकअप किया. आप उनका मेकअप करने के 5 घंटे बाद उनका मेकअप देखो, एंड देन यू जज देयर मेकअप. 5 घंटे हो गए आपके मेकअप को ना, उसके बाद देखो वो कितना चलता है. मेकअप को स्टे कराना इम्पॉर्टेंट है. करने के लिए तो सभी कर देते, करते करते लाइट्स लगा लो, अच्छा भी दिखता है, लेकिन वो कितना टाइम स्टे करता है वो मैटर करता है. या तब आपके लेवल समझ में आते हैं, अपने स्किन के अकॉर्डिंग किया ही नहीं किया है, प्रोडक्ट्स अच्छे यूज़ किए हैं या नहीं किए, जिसको मेकअप किया है उसकी सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए अपने टेक्निक्स यूज़ की है कि नहीं की है. ये तो 4 से 5 घंटे के बाद आपको पता चलेगा. या नाउअडेज कितनी भी ब्राइड्स आती है मेरे पास, मैम मैंने यहाँ से करवाया, वहाँ से करवाया, पहले तो अच्छा दिख रहा था, स्टूडियो से हॉल में गए, हॉल में जब थोड़ी गर्मी होने लगी सब बहने लग गया. तो ऐसी चीज़ें होती है. अगर आप एक बंदे से नहीं कराओगे, जो अच्छा ट्रेंड है, अच्छे से ट्रेंड हुआ है, तो फिर यही सब होना है आपके साथ. कैसा होता है, थोड़ा सा कम प्राइस रख देते हैं Yeah. लोग, और फिर पब्लिक जहाँ कम वहाँ भागती है. वो ये नहीं देखती है कि ये चीज़ में 2 घंटे के बाद हमारा हाल क्या होगा. यही बात है ना, आप 2 पैसा बचाने के लिए अपना लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट खराब कर लेते हो. खराब हो जाता है. Exactly. ये चीज़ें तो होती है. और इट्स अ मार्केट, यहाँ सारी चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें भी है, अच्छी चीज़ें भी है. ये अगर मेरा ऐसा मानना है, अगर हमारा क्लाइंट होशियार है, क्लाइंट नॉलेजेबल है, तभी वो सही चीज़ चूज़ कर पाएगा. अगर क्लाइंट को पता ही नहीं है, क्लाइंट सिर्फ प्राइस को लेके घूम रहा है कि मुझे सस्ता वाला चाहिए, तो फिर वो कभी भी अच्छी चीज़ के पास नहीं जाएगा. जैसे आप फ्री, मैंने अभी रिसेंटली देखी थी कि आप कंसल्टेशन इवेंट फ्री रख देते हैं ऐसे. हाँ, बहुत सारी क्लासेस होती है हमारी. हाँ, तो ऐसे मतलब बहुत रेयर लोग रखते हैं, क्योंकि हर कोई मार्केट में पैसा बनाने के लिए बैठा है. 1 डे भी रखेंगे तो ये मतलब कहाँ से आपको ऐसा है कि बच्चियों के लिए? मैं हमेशा से रखती हूँ. ये एक्चुअली ये कैसे होता है, देखिए, जब तक आप किसी का काम देखते नहीं, विजुअली आप किसी का मेकअप नहीं देखते, विजुअली आप किसी को टीचिंग करते टाइम नहीं देखते कि कैसा एजुकेटर है, कैसा सिखा रहा है, इसका सिखाया हुआ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब तक आप उसको चांस नहीं दोगे. तो ये चीज़ें मैंने इस तरीके से करना चालू की. मैंने पहले फ्री क्लासेस ऑनलाइन ली, इंस्टाग्राम क्लासेस लेती थी मैंने बहुत सारी फ्री इंस्टाग्राम क्लासेस लिए. मैं इंस्टाग्राम लाइव भी करती हूँ, लाइव मेकअप भी मैं फ्री में करके बताती हूँ. उसमें भी जो कमेंट्स होते हैं, उसमें क्वेश्चंस अगर आते तो हम उसके आंसर्स भी देते हैं. तो हमारे पेज पे बहुत सारे ऐसे लाइव मेकअप तो ये मतलब लोगों से कनेक्ट होने के लिए कनेक्ट होने का एक जरिया था वो. वो फ्री था. बट अभी रिसेंटली मैंने बहुत कम कर दिया है, क्योंकि बाकी बहुत लोगों ने स्टार्ट कर दिया है. दैट्स वाई आई स्टॉप इट. मैंने बहुत कम किया है. मैं साल में 1 या 2 बारी से ज़्यादा नहीं करती हूँ. बाकी क्योंकि हर कोई कर रहा है अब. ये इवेंचुअली ना 2021 तक, 2022 तक भी ये कोई नहीं करता था ज़्यादा. ये 2022 के बाद से ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ना स्प्रेड हुई है. सब इसका देख रहे, उसका देख रहे, चलो हम भी करते, कर लो. अच्छा, आपके जो 1 डे इवेंट्स होते हैं उसमें आप बेसिक क्या सिखाते हो उसमें? 1 डे इवेंट्स जो होते हैं वो एक मेकअप लुक के रिगार्डिंग होते हैं. एक मॉडल बुलाई जाती है जिसका हेयर एंड आउटफिट, ज्वेलरी, हम सब कुछ करके उसको वहाँ पे बैठाते हैं. हम उसको मेकअप कुछ भी नहीं किया हुआ होता है, नो स्किन केयर. हम वहाँ पे आपको स्किन केयर से लेके तो मेकअप के लास्ट स्टेप तक, कंप्लीट मेकअप तक, वहाँ पे हम आपको मेकअप का डेमो देते हैं. सिर्फ डेमो नहीं देते, प्रोडक्ट्स बताते हैं, प्रोडक्ट्स के सब्स्टिट्यूट्स भी बताते हैं कि अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप ये ले लो. प्रोडक्ट्स के मल्टीपल यूजेस बताते हैं. जैसे ही मैंने मॉडल को कोई प्रोडक्ट लगाने के लिए अगर उठाया, इन सेंस मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ,
मैं वो फाउंडेशन कैसा है, कौन सी स्किन पे जाएगा, अगर अलग कुछ प्रॉब्लम है स्किन में तो कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जब तक प्रोडक्ट मेरे हाथ में है मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। मेरा फाउंडेशन लग गया, प्रोडक्ट डाउन, अनदर प्रोडक्ट आई टेक एंड गिव इन्फॉर्मेशन। मेरा ये प्रोसेस होता है कि मैं पूरा जितना भी प्रोसेस आप देख रहे हो उसको मैं 101% क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करूँ और उसके सब्स्टिट्यूट स्पेशली मैं आपको बताऊँ कि आप जो ले सकते हो। अच्छा, जरूरी है ब्रांड्स के ही प्रोडक्ट लो, मतलब हर कोई ब्रांड नहीं अफोर्ड कर सकता है, राइट? तो उन लोगों के लिए क्या है कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जो यूज करो तो ये अब इतना एक्सपेंसिव मेकअप हाँ, मिलते हैं। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी मेकअप टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देन मेकअप प्रोडक्ट ब्रांड्स। तो आप कोई टिप्स बताओगे उसी टेक्निक की जो आप बात कर रहे हैं? जैसे टेक्निक्स के बहुत सारे मल्टीपल टेक्निक्स है, आप जितनी क्लासेस करोगे उतनी अलग अलग टेक्निक्स में आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर आर्टिस्ट अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी अलग टेक्निक्स बनाता है, अपना मेकअप करने का वे बनाता है, तो उसका एक अपना तरीका होता है करने का। तो ऐसे बहुत सारे वेज आपको मिलेंगे, बट इनिशियली आपको, अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो, आपको स्किन केयर करना, स्किन को प्रिपेयर करना मेकअप से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग स्किन केयर करोगे मेकअप से पहले, आपका मेकअप उसकी वजह से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, स्वेट रेजिस्टेंट होगा, एंड ऑल्सो उसकी फिनिश फ्लॉलेस होगी। एंड जो भी मेकअप के बाद आपको इश्यूज होते हैं, ग्रे हो जाता है, ऐशी हो जाता है, ये सारी चीज़ें नहीं होगी फिर। आप एक दो टिप्स दोगे स्किन केयर के रिगार्डिंग? हाँ, आपको हमेशा क्लेंजिंग से स्टार्ट करना है। पहले फेस को क्लीन करे, चाहे फेस वॉश करे चाहे क्लेंजर करे, आपको अच्छे से फेस को क्लीन करना है, टोनर अप्लाई करना है। और टोनर भी अप टू यू, आप मिस्ट अप्लाई कर सकते हो, आप टोनर भी अप्लाई कर सकते हो। देन आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। इसको मेकअप की लैंग्वेज में बोला जाता है CTM, बट इवेंचुअली मैं CTSMS करती हूँ। हाँ, तो CTSMS का मतलब होता है क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सीरम एंड सनस्क्रीन। ये सारी चीज़ें भी उसमें ऐड करना है हमको। वो विटामिन सी के जो सीरम्स मिलते हैं फेस दैट्स फॉर ड्राई स्किन। विटामिन सी ऑलवेज गोज फॉर द ड्राई स्किन पर्सन। हाँ, ड्राई स्किन के ऊपर जाएगा। दूसरी स्किन के लिए कौन से अगर ड्राई है तो विटामिन C सीरम जाएगा। अगर आपको पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स कुछ है तो सैलिसिलिक एसिड या सिनेमाइड आप यूज़ कर सकते हो। मोस्टली सैलिसिलिक एसिड डार्क स्पॉट्स पे ज़्यादा जाता है। एंड अगर आपको हाइड्रेशन की कमी लगती है कि नहीं, ड्राई नहीं है बट ऐसे हाइड्रेशन एंड ग्लो की कमी है, तो आप हाइलोरॉनिक एसिड सीरम ले सकते हो। हाइलोरॉनिक ऑल्सो गुड फॉर एवरीवन। हाँ, हाइलोरॉनिक इज़ गुड फॉर एवरीवन अनलेस एंड अनटिल आपकी स्किन सेंसिटिव ना हो, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि आप प्रोडक्ट भी कैसा ले रहे हो। क्योंकि ईच एंड एवरी ब्रांड ना प्रोडक्ट को अपने तरीके से बनाता है, उनकी अपनी रेसिपीज़ है, तो हर रेसिपी आपको सूट की जाए वो भी ज़रूरी नहीं। तो आपको उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को परचेस करना है। क्योंकि इवेंचुअली प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलता है कि आपको सूट करेंगे या नहीं करेंगे। आप पहले तो अंदाजे से ही परचेस करते हो, बट यूज़ करने के बाद या फिर टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है। पैच टेस्ट आप कर सकते हो, वो भी बेस्ट आइडिया। पैच टेस्ट करके आप देख सकते हो। आजकल मार्केट में नाइट की क्रीम निकली है, ये लगाओ 10 दिन बाद गोरे हो जाओ। सी अभी कोई ब्रांड का नाम मैं नहीं लूँगी। ब्रांड नहीं, वो एक छोटी सी वाइट डब्बी होती है, दे आर होममेड। या 10 दिन का दैट्स अ स्कैम, लिटरली स्कैम। और वो है ना, मतलब इतना वो प्रोडक्ट फास्ट सेलिंग हो रहा है ना, आई टेल यू कि मैंने है ना हर किसी के मुंह से उसके बारे में सुनी कि वो डब्बी लगा रहे हैं हम रात को और वो पिंक हो गए यहाँ से, और वो एक्चुअली डैमेज करती है आपका स्किन वो थिन कर देती है। उस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सी, मैं मेकअप आर्टिस्ट तो हुई हूँ, मैंने स्किन भी पढ़ा हुआ है। आई एम ऑल्सो स्किन एस्थेटिशियन स्टूडेंट। सो मेरा ये मानना है कि जिस प्रोडक्ट पे उसके इंग्रेडिएंट सारे मेंशन ना हो वो आपको नहीं परचेस करना चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, सबसे पहली बात उसके इंग्रेडिएंट्स सारे मेंशन होने चाहिए। वो इंग्रेडिएंट्स हार्श ना हो, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा ना हो, प्लस सारे प्रोडक्ट्स FDA अप्रूव्ड हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर एफडी अप्रूव्ड है तो आपको पता है कि फिर वो सर्टिफाइड है, आप उसको बेफिक्री से यूज़ कर सकते हो। बट जिस जिस बॉटल पे लिखा ही नहीं है कि इसमें क्या डाला हुआ है, आप उसको कैसे लगा रहे हो? और जिन क्रीम्स की आप बात कर रहे हो ना, दैट्स होममेड क्रीम्स। हाँ, उससे आप फेयर हो जाओगे, नो डाउट फेयर हो जाओगे, बिकॉज केमिकल ही इतना है उसमें। आपकी चमड़े को वो पतला कर देता है, आपकी जो स्किन है, फेस की स्किन, उसको पतला कर देता है वो। आप ना एक ना एज में नहीं, मैं आपको अभी बता रही हूँ वो प्रॉब्लम कहाँ करता है। आप 2-3 महीना मस्त वो क्रीम लगाओ, आप 4 से 5 टोन फेयर हो जाओगे। उसके बाद ना आप धूप में खड़े हो जाओ जाके, आप 5 मिनट की धूप है ना, वो स्किन वालों को जला देती है, सनबर्न हो जाता है, क्योंकि आपका स्किन इतना पतला हुआ होता है कि वो सनरेज को टैकल नहीं कर पाता है। मैंने देखे ऐसे लोग, ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे पास जिन्होंने वो क्रीम्स लगा लगा के वो गोरे हो गए, बट अभी उनकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है कि वो सन में जा ही नहीं सकते। वो पूरा फेस मास्क वगैरह लगा के कवर करके जाते हैं, वरना रेडनेस, इमीजिएटली रेडनेस हो जाती है उनको। मार्केट में एस्थेटिक कॉस्मेटिक्स भी है जो एक्चुअल डर्मेटोलॉजिस्ट के टेस्टेड होते हैं, एफडी अप्रूव्ड होते हैं, जो आपको स्किन एस्थेटिशियंस देते हैं। उनके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे, बहुत वर्किंग होते हैं, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो, आप वो यूज़ करो। जो चीज़ आपको बेसिकली अगर एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट दे रहा हो, जो एफडी अप्रूव भी है, जो सर्टिफिकेशन के साथ भी है, तो फिर आप वो यूज़ करो ना। ये सब यूज़ करने से अच्छा है, इसमें क्या डाला है आपको नहीं पता है, तो मैं तो यही बोलूँगी जिस चीज़ पे मेंशन ना हो कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, आप उन चीज़ों को मत परचेस करो। और स्किन पे लगाना तो दूर की बात है, मैंने आज तक ऐसी कोई क्रीम नहीं लगाई, नो, नेवर। जैसे कि लोग है ना होम रेमेडीज को बहुत फॉलो करते हैं। मुल्तानी मिट्टी को रोज़ वाटर में लगा लो, एलोवेरा जेल में विटामिन ई की कैप्सूल लगा लो, हल्दी वगैरह दही में लगा लो, तो आप क्या गाइड करोगे? सी, हम इंडियंस हैं और जितने भी एशियंस हैं उनका नेचुरल चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव है। एशियन कंट्रीज़ वाले सारे यही करते हैं। सो बेसिकली मैं तुमको बताऊंगी, अगर आप एक नेचुरल प्रोडक्ट ले रहे हो, ऑल दो आजकल कुछ भी नेचुरल नहीं रहा है और ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल नेचुरल नहीं है, सब कुछ मिलावटी है, बट फिर भी चलो आपको कहीं से मिल जाता है, आप ले रहे हो। नेचुरल चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म में स्लोली रिजल्ट देती है, बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत स्लो। और उसी जगह अगर आप एक अच्छा कोई डर्मैट से कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, या फिर आप किसी एस्थेटिशियन से, स्किन एस्थेटिशियन से कोई अच्छा एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे कि सीरम हो, किसी कोई सीरम, ब्राइटनिंग सीरम ले लिया आपने, नाइट क्रीम ले लिया आपने, या फिर आपने कोई केमिकल पील वगैरह करा लिया, वो उसका 8 to 6 डेज़ में आपको रिजल्ट मिल जाता है। आप क्या मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर से 6 डेज़ में रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो? नो, नहीं आता। कोई बोले मुझे 6 डेज़ में मेरे पिंपल्स पूरे वॉश ऑफ हो गए, नहीं होता। पर क्योंकि बचपन से है ना, जैसे हम देखे हुए होम रेमेडीज घर में सबको आप कर सकते हो, आपकी स्किन थोड़ी उससे टाइटन रहेगी, आपको फ्रेश फील होगा, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसा इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर ये काम करती भी है तो ये बहुत लॉन्ग टर्म में स्लोली काम करती है। हाँ, तो वही है कि रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा आपको। और एक दूसरी जगह ऐसे कि सेंसिबल प्रोडक्ट्स है, वो यूज़ करोगे तो रिजल्ट्स आपको 1 वीक में रिजल्ट्स मिल जाएंगे। या अच्छा, जैसे जैसे सीजन चेंज होता है ना, जैसे ठंडी आ रही है तो हम स्किन पे अलग प्रोडक्ट लगा रहे हैं, गर्मी आ रही है तो अलग है, तो आप क्या बोलना चाहोगे इस पर? कौन से सीजन में कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए फेस पे? सीज़न इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा स्किन इम्पॉर्टेंट है। अगर सीज़न के अकॉर्डिंग स्किन चेंज हो रही है तो प्रोडक्ट चेंज करो, अगर नहीं हो रही है तो मत करो। जैसे कि मेरा बहुत एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, मैं विंटर्स में भी, एक्सट्रीम विंटर्स में भी मतलब एक महाराष्ट्र का एक्सट्रीम, नॉट नॉर्थ साइड, महाराष्ट्र के एक्सट्रीम विंटर्स में भी मैं मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई करती हूँ पूरे विंटर्स में। नीड ही नहीं है, इतना ऑयल है फेस में, पोर्स में ऑलरेडी ऑयल्स है। मतलब मॉइस्चराइजर उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी बहुत ऑयल छोड़ता है फेस से ना? नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइट वेट अप्लाई कर सकते हैं, लाइट वेट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल बेस मैंने देखा है, सम ऑफ माय फैमिली मेम्बर्स जो भर भर के निविया लगा रहे हैं, पॉन्ड्स के ऑयल बेस मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, क्योंकि उनका स्किन ड्राई उतना है, दिन में 5-5 बार वो लोग लगाते हैं।
सो ये उनके लिए जिनका एक्सट्रीम लेवल पे ड्राई हो जाता है, लेकिन देखो विंटर्स में मेरा नहीं ड्राई होता है, तो मैं वही मॉइस्चराइज़र और वही सीरम लगाती हूँ जो मैं समर्स में भी लगाती हूँ, बिकॉज नीड नहीं है। अगर आपकी स्किन को नीड लगती है तो चेंज करो, वरना चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे गर्मी आना चालू होती है ना, तो हमारी ऑलरेडी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। और बारिश के टाइम आप देखो मॉइस्चर इतना ज़्यादा होता है ना कि फेस है ना बहुत जैसे खिचखिच अजीब सा होता है, तो वो टाइम पे फेस को क्या देना चाहिए? सी, जब वेदर ह्यूमिड होता है तो उस टाइम में अगर हमको मॉइस्चर की नीड लग रही है तो हमने ज़्यादा मॉइस्चराइज़र मतलब जितनी नीड है उतना लगाना है। बट ऑयल अगर है फेस पे तो आप कम क्वांटिटी में लगाओ, या वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स पे जाओ, ऐसे प्रोडक्ट्स पे जाओ जो इजीली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। हाँ, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स मत लगाओ जो बहुत ऑयल बेस्ड हो और ऊपर ही ऊपर वो रहे। अगर आपका स्किन एक्सट्रीम ड्राई है ना, तभी आपको इतना हैवी मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। अगर नॉर्मल स्किन है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र या लाइट वेट मॉइस्चराइज़र से काम चला सकते हो। यस। अच्छा, सनस्क्रीन जो है वो एक स्किन के लिए क्या मानी जाएगी? शील्ड। हाँ, जैसे लोग सनस्क्रीन को मतलब एकदम सोचते हैं ना, बट इट्स अ शील्ड, इट्स अ कम्प्लीटली शील्ड फॉर आवर स्किन। आजकल मैंने आपको बोला ना, एवरीवेयर स्क्रीन, हर मोबाइल बंदा लेके घूम रहा है, टीवी लगे है घर में, लाइट्स है, बाहर जाओ सन एक्सपोजर है, आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। बहुत लोगों को सनस्क्रीन नहीं अच्छा लगता, कोई बोलता है वाइट कास्ट छोड़ता है, तो आप दूसरे पे स्विच करो। टिंटेड सनस्क्रीन निकले हैं अब, स्प्रे फॉर्म में सनस्क्रीन निकले हैं, स्टिक फॉर्म में सनस्क्रीन निकले, आप स्विच करो ना, आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई करो। और जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, जो डेली ट्रैवल करते हैं, उनके लिए तो 101% ज़रूरी चीज़ है सनस्क्रीन। स्किन केयर मत करो बट सनस्क्रीन लगाओ, ऐसा 365 डेज हमें सनस्क्रीन हाँ लगाना है। क्योंकि पोल्यूशन से भी आपको बचाता है, वो पोल्यूशन से भी आपके पोर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप उसको ईच एंड एवरी वेदर में भी लगाते हो तो भी चलता है। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो देखना हो तो माइक ऑन विद फराह को इंस्टा और यूट्यूब पर फॉलो करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो बहुत इंस्पिरेशंस है हमारी ऑडियंस को देखना ज़रूरी है, तो आप हमें ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं, या तो आप हमें डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टा पर। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।